हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आज का अपना डिस्कशन है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वाले पार्ट का डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लास में मैंने आपको जो नोट्स लिखाया था एज इट इज मैं वो नोट को कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। पहले वहां से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सर, अपना जो प्रोविडेंट फंड था, प्रोविडेंट फंड था चार टाइप का। एक था आपका आरपीएफ, एक यूआरपीएफ, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर, अगर मैं बात करूं आरपीएफ का, एनी प्रोविडेंट फंड, चाहे वो आरपीएफ हो, यूआरपीएफ हो, एसपीएफ हो और पीपीएफ हो, सर इन एनी काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड, सर पैसा का जो इनफ्लो होता है ना, वो चार सोर्सेस से होता है। पहला है आपका एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तीसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इन सब इनफ्लोज का क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। सर, बात करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का। कौन से फंड में हूं मैं? हूं अभी आरपीएफ में। मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का। सर, मुझे एक बात बताओ, एक एम्प्लॉई का सैलरी है 50,000। एक एम्प्लॉई का सैलरी है 50,000। उसका एम्प्लॉयर इस सैलरी से 5,000 रुपया पीएफ का डिडक्शन करने के बाद उसको 45,000 इन हैंड सैलरी देता है। बोलते हैं ना इन हैंड सैलरी कितना है आपका, तो उसको इन हैंड सैलरी मिलता है 45,000 का। ये जो 5,000 एम्प्लॉयर उसके सैलरी से डिडक्ट किया, क्या ये पैसा एम्प्लॉयर अपने पास रखेगा? नहीं सर, ये तो एम्प्लॉय का पैसा है। एम्प्लॉयर इस पैसे को आरपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। बराबर है? बराबर है। अब मुझे ये बताओ सर, ये जो 5,000 है, ये 5,000 एम्प्लॉयर डिडक्ट किया सैलरी से एंड एम्प्लॉय को सैलरी मिला 45,000। आप एम्प्लॉय के हाथ में कितना सैलरी टैक्सेबल करोगे? पूरा 50,000 या फिर ये 45,000? ऑब्वियस सी बात है सर, आप ये पूरा 50,000 टैक्सेबल करोगे। इट मीन्स सर, ये जो 5,000 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस 5,000 विच इज योर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट करके एम्प्लॉय के बिहाफ में पीएफ फंड में डिपॉजिट कर रहा है, सर दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सर, ये ऑलरेडी इस 50,000 में इंक्लूडेड है, टैक्सेबल हो चुका है। सर, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस इज नॉट ए इनकम, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हेंस सर, ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होने वाला। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, बट सर इसका डिडक्शन जरूर मिलेगा एटीसी में। अगर आपका एम्प्लॉय ओल्ड रिजीम में है, सर एटीसी में उसको डिडक्शन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ is exempt up to 12% of salary, but if it exceeds 12% of salary, in that case part exceeding 12% of salary shall be taxable. Sir, what is the meaning of salary here? सर, यहां पर सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। इस सैलरी का 12% निकाल लो सर। अप टू दैट लिमिट इट इज एग्जेम्प्ट, बट इफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स दैट लिमिट ऑफ 12% ऑफ सैलरी, पार्ट एक्सीडिंग 12% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन and interest on employers contribution, sir this is exempt up to 9.5% of salary. This is exempt up to 9.5%. if your rate of interest is up to 9.5%, in that case it is fully exempt. but अगर आपका rate of interest exceed करता है 9.5% को, the part exceeding 9.5% will be taxable. मतलब लेट सपोज आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, इंटरेस्ट फ्रॉम आरपीएफ 14,000, interest from RPF 14,000. Both on this interest has been calculated both on employees and employers contribution. दोनों एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है और इंटरेस्ट का अमाउंट आया है आपका 14,000 एंड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो आरपीएफ फंड है, ये आरपीएफ फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 14%। सर प्रोविजन क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 9.5% है, इन दैट केस एंटायर इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। इफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड्स 9.5%, in that case the part exceeding 9.5% shall be taxable. Sir, in this case interest up to 9.5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% होता तो फिर सर कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ होता, सर 9,500 एक्रू हुआ होता। दिस इज एग्जेप्ट। एंड इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% कितना है सर, 4.5%। और वो 4.5% के चलते कितना एक्सेस इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, 4,500, एंड दिस पार्ट इज टैक्सेबल। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, विड्रॉल। सर विड्रॉल तो एग्जाम्प्ट है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। विड्रॉल इज एग्जाम्प्ट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशन है उसको नीचे देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने यूआरपीएफ पे, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर आरपीएफ था आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर। सबसे पहले सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, अगेन सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज एप्लीकेशन इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाला, एंड इसका एटीसी में डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला बिकॉज इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। सर कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया। नहीं नहीं भाई, एक बार विड्रॉल देखो, एक बार विड्रॉल देखो। सर आरपीएफ का जो विड्रॉल था इट वाज एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, बट यहां पर देखो विड्रॉल में क्या हो रहा है। सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जितना आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था और वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, अगर तुम उसका विड्रॉल करते हो सर, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन सर उसको टैक्सेबल नहीं करने वाले, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम था सर। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, सर ये जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आए, जब आप उसका विड्रॉल करोगे इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहां पर मिसिंग है, यहां पर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिसिंग है, हेंस इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर विड्रॉल वाला पार्ट दोबारा रिपीट करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, अगर आप वो वाले पार्ट का विड्रॉल कर रहे हो सर, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर वो सैलरी में टैक्सेबल होने वाला है। विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का विड्रॉल कर रहे हो सर, वो टैक्सेबल नहीं होने वाला, वो तो एप्लीकेशन में इनकम होता है। विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है उसका विड्रॉल कर रहे हो, इट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एज एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज मिसिंग। नेक्स्ट, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सर ये होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एप्लीकेशन ऑफ इनकम नॉट टैक्सेबल, एटीसी में डिडक्शन जरूर मिल जाएगा अगर एम्प्लॉय ओल्ड रिजिम में है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और जहां तक बात है विड्रॉल का, सर विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन। सर आरपीएफ के केस में भी विड्रॉल एग्जेम्प्ट था, बट वहां पर लिखा गया था सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, यहां पर विड्रॉल एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर ये पीपीएफ किसके लिए है? सर दिस पीपीएफ इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कहीं पर जॉब नहीं करता, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो कहीं पर जॉब नहीं करता, उसका खुद का बिजनेस है, खुद का प्रैक्टिस है, खुद का प्रोफेशन है, इन दैट केस अगर वो पीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ओपन करना पड़ेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एंड थ्रू दिस पीपीएफ, थ्रू दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट वो पीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इन दैट केस सर यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो होने ही नहीं वाला बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर। सर यहाँ पर होगा कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दैट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ पर तो एम्प्लॉय है ही नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दैट सेल्फ employed person. So contribution by that self-employed person, again sir it is application of income। सर ये तो टैक्सेबल नहीं होने वाला, बट इसका डिडक्शन 80C में जरूर मिलेगा अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओल्ड रिजिम में है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन बाय दैट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन था उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट एक्री होता है सर वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। एंड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल आप कोई विड्रॉल करते हो सर वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन। सर चारों पीएफ
फंड का डिस्कशन हो चुका है। अब आते हैं सर आरपीएफ का जो विड्रॉल था, आरपीएफ का विड्रॉल इज एग्जाम्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सर क्या है वो कंडीशन, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज मेरा जो आरपीएफ अकाउंट है, मेरा आरपीएफ अकाउंट में एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए। एज ए एम्प्लॉय अब मैं इस पैसे को विड्रॉ करना चाहता हूं। मेरा आरपीएफ अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए का, अब मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं। इन दैट केस सबसे पहले तो देखो भाई, तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस कितने साल का है। अगर तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस 5 years और मोर का है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस, तुम उस एम्प्लॉयर के अंडर कितने साल से काम कर रहे हो। इफ योर पीरियड ऑफ सर्विस इज 5 years और मोर, इन दैट केस तुम्हारा जो विड्रॉल है ना भाई, तुम्हारा विड्रॉल एग्जाम्प्ट है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। इफ योर पीरियड ऑफ सर्विस एक्सीड्स 5 years और exceeds 5 years, in that case भाई जो तुम्हारा withdrawal है that is fully exempt. If your period of service is less than 5 years, अगर period of service less than 5 years है, then tell me what is the reason, क्यों तुम्हारा period of service less than 5 years है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों तुम जल्दी जॉब छोड़ दिए। क्या उसके पीछे का रीजन इल हेल्थ है, क्या उसके पीछे का रीजन है दैट तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ही अपना बिजनेस बंद करके चला गया। एम्प्लॉयर अगर अपना बिजनेस बंद कर लिया तो फिर तुम कहां पर जॉब करते भाई। या फिर उसके पीछे ऐसा कोई रीजन है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस अगर आज लेस देन 5 years है, उसके पीछे ऐसा कोई रीजन है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय तो जॉब करना चाहता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। दिस फैक्टर इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। ओके, सबसे पहले सर अगर पीरियड ऑफ सर्विस इज फॉर 5 years और मोर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जो तुम्हारा विड्रॉल है ना भाई वो एग्जाम्प्ट है, टेंशन मत लो। लेकिन अगर तुम्हारा जो पीरियड ऑफ सर्विस है दैट इज लेस देन 5 years, इन दैट केस आप मुझे ये बताओ तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years क्यों है, क्यों तुमने जल्दी जॉब छोड़ दिया। क्या उसके पीछे का रीजन इल हेल्थ है, तुम्हारा तबियत खराब था, क्या उसके पीछे का रीजन ये है कि तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो अपना बिजनेस बंद कर दिया, या फिर उसके पीछे कुछ ऐसा रीजन है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये 3 रीजन है ना भाई तुम्हारा, भाई अगर ये 3 रीजन है और ये 3 रीजन के चलते तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, फिर भी तुम्हारा विड्रॉल एग्जाम्प्ट हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years है और उसके पीछे ये 3 रीजन नहीं है, लेट सपोज मैं एक एम्प्लॉयर के अंडर 3 साल काम किया, उसके बाद मैं अपने खुद के मर्जी से वहां से जॉब छोड़ के कहीं और जॉब ज्वाइन किया। इन दैट केस सर मेरा पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years है, मैं एक एम्प्लॉयर के अंडर 3 साल काम किया, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से वहां से जॉब छोड़ के कहीं और जॉब में ज्वाइन किया। इन दैट केस सर मेरा पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years है बराबर। क्या उसके पीछे का रीजन इल हेल्थ है, नहीं। सर क्या उसके पीछे का रीजन है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर, नहीं। क्या उसके पीछे ऐसा कोई रीजन है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, नहीं। उसके पीछे का जो रीजन था वो मेरे कंट्रोल में था, चाहता तो मैं वहां पर जॉब कंटिन्यू कर सकता था, बट मैं अपने मर्जी से वहां पर जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन किया। इन दैट केस सर मैं यहां पर तो कवर नहीं हो रहा। इफ रीजन इज नॉट एज स्टेटेड अबव, इन दैट केस अगर फिर भी आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो एक काम करो भाई, तुम अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के अंडर जॉब छोड़ के एक नए एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन किए। जिस नए एम्प्लॉयर के अंडर तुमने जॉब ज्वाइन किया वहां पर तुम्हारा एक आरपीएफ अकाउंट ओपन होगा, बिल्कुल ओपन होगा। फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट था वहां पर एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, 10 लाख पड़ा हुआ था। ओके, इसको विड्रॉ करो एंड तुम्हारे न्यू एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है वहां पर इस अमाउंट को डिपॉजिट कर दो। इन दैट केस ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ है, फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट है वहां पर जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ है उसका विड्रॉल करो, उसको लेके आओ। न्यू एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट ओपन किए हो वहां पर इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस को डिपॉजिट कर दो। इन दैट केस इट इज फुल्ली एग्जाम टैक्सेबल नहीं होने वाला। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, सर क्या हो अगर मैं फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास से जॉब छोड़ा और उसके बाद मैंने जॉब ही नहीं किया, मैंने अपना खुद का बिजनेस किया। सर इन दैट केस तो न्यू एम्प्लॉयर सिनेरियो में ही नहीं आएगा, न्यू एम्प्लॉयर तो सीन में ही नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, एक काम करो फिर, इन दैट केस आप एक एनपीएस अकाउंट ओपन करो, नेशनल पेंशन स्कीम डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। एक एनपीएस अकाउंट ओपन करो एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास जो तुम्हारा आरपीएफ अकाउंट था उसमें जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ है, इन आवर एग्जांपल 10 लाख, इस 10 लाख को इस एनपीएस स्कीम में डिपॉजिट कर दो। इन दैट केस ऑल्सो हम इस विड्रॉल को एग्जेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करते इन दैट केस तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहले सर अपने को चेक करना है पीरियड ऑफ सर्विस। विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, सर ये डिपेंड करता है सबसे पहले आपके पीरियड ऑफ सर्विस के ऊपर। अगर आपका पीरियड ऑफ सर्विस एक
इज फॉर 5 years और मोर, अगर आपका पीरियड ऑफ सर्विस इज फॉर 5 years और मोर, इन दैट केस जो आपका विड्रॉल है दैट इज एग्जेम्प्ट। इफ योर पीरियड ऑफ सर्विस इज लेस देन 5 years, इन दैट केस मुझे ये बताओ भाई तुम्हारा पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 years क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वो इल हेल्थ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर है या फिर एनी अदर रीजन व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉई है। अगर ये रीजन है इन दैट केस आपका पीरियड ऑफ सर्विस भले ही लेस देन 5 years तो फिर भी आपका विड्रॉल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये रीजन नहीं है इन दैट केस आप मुझे ये बताओ, आप अपने पुराने एम्प्लॉयर, आपका जो फॉर्मर एम्प्लॉयर था वहां से जॉब छोड़ने के बाद आप कोई नए एम्प्लॉयर के पास जॉब ज्वाइन किए, अच्छा अगर जॉब ज्वाइन किए हो, नए एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट ओपन किए, वहां पर फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट था वहां पर जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस था उस एक्यूमुलेटेड बैलेंस को ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? या फिर अगर आप फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास से जॉब छोड़ने के बाद कहीं और जॉब ज्वाइन नहीं करते, खुद का बिजनेस करते हैं, इन दैट केस एनपीएस अकाउंट ओपन करो भाई, और उस एनपीएस अकाउंट में फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ अकाउंट था वहां पर जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर कर दो। इन दैट केस ऑल्सो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं करते फिर दैट केस तो भाई तुम टैक्स ही दो, वही सही है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, ये सबके बाद सर एक छोटा सा पॉइंट था, एक छोटा सा पॉइंट था, उसका डिस्कशन करेंगे फिर ये वाला पार्ट खत्म। इफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, भाई मैंने लिखा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज इन excess of 2,50,000 to RPF or SPF, then interest on such excess contribution is fully taxable under the head income from other sources with effect from previous year 21-22। सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का बात कर रहा हूं। इफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां जा रहा है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और एसपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 2,50,000, साल भर में जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आरपीएफ और एसपीएफ अगर वो एक्सीड करता है 2,50,000 को, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000, जो आपका एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव हो रहा है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस with effect from previous year 21-22। this provision is applicable from previous year 21-22 and onwards। उससे पहले नहीं, उसके बाद से ये प्रोविजन एप्लीकेबल है previous year 21-22 and onwards। ओके सर, लेकिन हमने ऊपर तो अभी डिस्कस किया था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं, हमने ऊपर क्या डिस्कशन किया था वो भी लिख लेंगे। हाँ, इसको रखते हैं इधर। सर ऊपर हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। सर आरपीएफ में अपना डिस्कशन हुआ था, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। इन एसपीएफ सर ये तो फुल्ली एग्जेम्प्ट था, फुल्ली एग्जेप्ट, यस, बट बिल्कुल यह है, लेकिन इफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 टू आरपीएफ एंड एसपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन, मैं पूरे कंट्रीब्यूशन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, क्लास में तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाया ही था, चलो एक छोटा सा बस एग्जांपल करा देता हूं। लेट सपोज प्रीवियस ईयर 25-26 में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, फंड है आपका एसपीएफ एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है 4 लाख।
एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है 4 लाख। इन दैट केस सर इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000, सर वो तो आएगा आपका 2,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 1,50,000। तो क्या सर ये 1,50,000 को मैं टैक्सेबल करूं? नहीं भाई, उसको टैक्सेबल करने को मैं नहीं बोल रहा हूं सर। सबसे पहले ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। लेट सपोज यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इसका 10% आया 25,000 एंड इसका 10% आया 15,000। ओके सर, सबसे पहले तो आपने हमें ये बताया था दैट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एसपीएफ, सर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, बिल्कुल। बट अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 2,50,000, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन शैल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन शैल बी टैक्सेबल। मुझे बताओ सर यहाँ पर एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? सर यहाँ पर एक्सेस कंट्रीब्यूशन है आपका 1.5 लाख। ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है आपका 1.5 लाख, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है सर। ये 15,000 ही टैक्सेबल होने वाला है एंड दिस पार्ट विल बी एग्जेम्प्ट। सर ये एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में सर क्वेश्चन अभी आ रहा होगा सर एसपीएफ का आपने करा दिया, सर आरपीएफ का क्या? वहां पर सर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। ठीक है, करते हैं अभी आरपीएफ वाला पार्ट सॉल्व, मतलब एक आरपीएफ का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, बस एसपीएफ की जगह मैं आरपीएफ कर दूंगा। ठीक है सर, अगर अभी फंड आरपीएफ हो गया, सबसे पहले सर देखते हैं कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 एंड कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000। चलो सर, सर कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 कितना होगा सर? ये 2,50,000। कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 सर वो तो है आपका 1.5 लाख। ठीक है सर, आरपीएफ का प्रोविजन बोलता क्या है? interest on employees contribution in rpf, it is exempt up to 9.5%, but if employees contribution is in excess of 2,50,000, in that case interest on such excess contribution is fully taxable। बराबर। अब एक बार यहां पर आओ सर, एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? व्हाट इज द एक्सेस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय? सर लिमिट कितना है? लिमिट है अपना 2,50,000 का। 2,50,000 से एक्सेस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कितना कर रखा है सर? 1.5 लाख कर रखा है। ये 1.5 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रीव होगा सर, ये 1.5 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्रीव होगा एट द रेट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, 1.5 लाख का 10% निकालो तो 15,000। सर ये 15,000 फुल्ली टैक्सेबल है। और कौन से हेड में टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बराबर, ठीक है सर, हो गया। सर इधर आते हैं, सर कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000, सर जो कंट्रीब्यूशन हो रखा है विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000, सर इन दैट केस इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। सर अब यहां पर तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 9.5%, 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटू 9.5%, 9.5% ऑफ 2,50,000, 23,750। सर ये तो एग्जेम्प्ट है, हाँ बिल्कुल ये एग्जेम्प्ट है। एंड 0.5% इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, टोटल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। सो इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, 0.5% ऑफ 2,50,000, सर ये आएगा 1,250 एंड दिस इज टैक्सेबल। कौन से हेड में टैक्सेबल है सर? ये सैलरी में टैक्सेबल है। आई होप इट इज क्लियर। और जहां तक बात है यहाँ पर भी सर ये टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, अभी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं उसको। फंड है आपका एसपीएफ, फंड एसपीएफ प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 22-23। तीन प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दे रखा है 4 लाख, 4,50,000, 3,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विच विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय।
सर स्टार्ट करते हैं पहले प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 2021 में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना था? सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन था आई थिंक 4 लाख। यस, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन था 4 लाख। ठीक है ना सर, अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, इन दैट केस सर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000, और जो एक्सेस वाला पार्ट है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा सर वो टैक्सेबल होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, बिकॉज 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 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 and interest on such 2,50,000, interest on employees contribution in excess of 2,50,000 is taxable, but this provision is applicable with effect from previous year 21-22। और अब हम हैं previous year 2021 में। दोबारा रिपीट करता हूं, interest on excess contribution by the employee, interest on excess contribution by the employee shall be taxable, but this is with effect from previous year 21-22। और अभी हम हैं previous year 2021 में। सर इस previous year में तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं था, तो फिर सर अब क्या करेंगे? जो भी इंटरेस्ट आ रहा है ना भाई 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। प्रोविजन इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22, और अभी हम हैं प्रीवियस ईयर 2021 में। आई होप इट इज क्लियर। सो जो भी आपका इंटरेस्ट है दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एंड दिस इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट चलते हैं सर प्रीवियस ईयर 21-22 में। हाँ सर प्रीवियस ईयर 21-22, सर इस प्रीवियस ईयर, तो इस प्रीवियस ईयर से तो वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल था। कौन सा वाला प्रोविजन? इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय shall be taxable under the head income from other sources। सर if employees contribution exceeds 2,50,000, in that case उस excess contribution के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा सर वो टैक्सेबल होने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22, बिल्कुल एप्लीकेबल है। चलो मुझे बताओ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन था 4,50,000। ओके सर, अगर 4,50,000 है सर, ये जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000। सर विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,50,000। कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 कितना है? 2 लाख। तो क्या सर ये 2 लाख को टैक्सेबल कर दूं? नहीं भाई, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा सिर्फ वो टैक्सेबल होगा। यस, चलो सर इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 8%। कितना आ रहा है? 8%। सर ये तो आ गया आपका 20,000। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था ना भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। यस, इसके ऊपर निकाल लो भाई। 2 लाख के ऊपर 8%, 2 लाख के ऊपर 8%, सर ये आ गया 16,000। दिस इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन 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 सर ये तो आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर 21-22 में जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कैलकुलेशन कर लिया। अर्लियर प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर? सर इससे पहले का जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर 2021, सर उसमें भी तो कुछ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन था। उस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के ऊपर अर्लियर प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट भी तो एक्री हुआ है। सर इन दोनों फिगर के ऊपर करेंट प्रीवियस ईयर में दोबारा इंटरेस्ट भी तो एक्री होगा। सर यहाँ पर तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता है। सर उसका क्या? उसको तो हमने कैलकुलेशन में लिया ही नहीं। बिल्कुल भाई, तो इन दैट केस समझो अब मैं जो आगे बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग contribution shall be exempt। इन फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा सर वो एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड एज ऑन 31st March 2021।
सर अप टू 31 मार्च 2021 आपका ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं था। दिस सेकेंड प्रोविजन, इसको मैं फर्स्ट प्रोविजन बोलता हूं, इसको मैं सेकेंड प्रोविजन बोलता हूं। सर आपका सेकेंड प्रोविजन तब तक एप्लीकेबल ही नहीं था। सो इस डेट तक फंड में जो भी क्लोजिंग बैलेंस था उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट एक्रीव होगा, जिस भी पीरियड में एक्रीव होगा सर, वो एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है। नेक्स्ट, एनी contribution by employee within the limit of 2.5 lakhs in previous year 21-22 or onwards। प्रीवियस ईयर 21-22 या फिर उसके बाद एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000, उसमें सर जो भी इंटरेस्ट आएगा सर वो भी आपका एग्जाम रहने वाला है। इंटरेस्ट ऑन एवव, इन एवव फिगर के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव होगा और वो इंटरेस्ट के ऊपर जो दोबारा इंटरेस्ट एक्रीव होगा सर वो भी एग्जेम्प्ट ही रहने वाला। चलो तो भाई सर टैक्सेबल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। सबसे पहला, एनी contribution by employee in excess of 2,50,000 in previous year 21-22 or onwards। Next, interest on ever प्रीवियस ईयर 21-22 और ऑनवर्ड्स अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 2,50,000, इन दैट केस कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 2,50,000, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा सर वो टैक्सेबल है। एंड इस एवव कंट्रीब्यूशन के ऊपर ऑलरेडी जो इंटरेस्ट एक्रीव हो चुका है उसके ऊपर दोबारा जो इंटरेस्ट एक्रीव होगा सर वो भी आपका टैक्सेबल ग्रुप में आने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए सर, तो अभी सर यहां पर अगर मैं बात करूं एग्जेम्प्ट कंट्रीब्यूशन का, नॉट एग्जेम्प्ट कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा सर वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है। सर सबसे पहले मेरे को लेना है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस था सर, एक तो वो 4 लाख था और 4 लाख के ऊपर 8% जो इंटरेस्ट आया था सर, क्लोजिंग बैलेंस था 4,32,000। 4,32,000। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज contribution within the limit of 2.5 lakhs in previous year 21-22। प्रीवियस ईयर 21-22 में विद इन द लिमिट ऑफ 2.5 lakhs एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना था? 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन एवव, ऐसा तो अभी तक कोई फिगर है नहीं, तो टोटल हो गया आपका ये 682,000। इसके ऊपर सर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। इंटरेस्ट ऑन सच contribution is taxable। employees contribution
in excess of 2.5 lakhs in previous year 21-22. प्रीवियस ईयर 21-22 में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 lakhs कितना था? आई थिंक था वो 2 lakhs. यस, 2 lakhs. एंड इस एबव फिगर के ऊपर अर्लियर प्रीवियस ईयर में अगर कोई इंटरेस्ट एक्री हुआ है, नहीं सर ऐसा अभी तक तो कुछ है नहीं. चलो, इट मीन सर ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा वो एग्जाम्प्ट है. ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा वो टैक्सेबल है. प्लीज एक बार कैलकुलेट कर लो कितना इंटरेस्ट आ रहा है. 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ रहा है भाई? 682,000 इंटू 8%, 54,560. थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं. जॉब दिक्कत हो गया ये तो. एक सेकेंड. यस, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट और ये है आपका एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है 54,560 का इंटरेस्ट टैक्सेबल. इंटरेस्ट टैक्सेबल ये तो सर 2 लाख का 8% हमने निकाल रखा था. 16,000. नेक्स्ट चलते हैं सर प्रीवियस ईयर 22-23. फॉर्मेट ध्यान रखना बस. प्रीवियस ईयर 22-23 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन था आपका 3,50,000. 3,50,000. ओके. कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000. कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 कितना है? कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000. कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 सर वो तो 2,50,000 है. कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 सर वो है 1 लाख. ठीक है. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग contribution is exempt. ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री होगा वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है. सबसे पहले सर आपको लेना है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021. 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना है. 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग बैलेंस सर ये था आपका 4,32,000. 4,32,000. एम्प्लॉइज contribution within the limit of 2,50,000 in previous year 21-22 and कॉपी कर लेते हैं भाई इसको. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 इन प्रीवियस ईयर 22-23. सर 21-22 एंड 22-23 में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विद इन द लिमिट कितना था? 2,50,000 2,50,000 ईच. 2,50,000 2,50,000 ईच. एंड सर ये इन एवव फिगर के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्रीव हो रखा है इन अर्लियर प्रीवियस ईयर. अर्लियर प्रीवियस ईयर में इन एवव फिगर के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्रीव हो रखा है दैट इज 54,560. प्लीज ऐड दैट ऑल्सो. इंटरेस्ट ऑन एवव सर इधर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है. इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है. 54,560 राइट. 54,560. 54,560 टोटल कितना आया भाई? 432,000 986560 986560. सर इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव होगा सर वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है. कितना इंटरेस्ट एक्रीव होगा? एट द रेट 8%. एट द रेट 8% कितना इंटरेस्ट आ रहा है भाई? 7,8,925 कर सकते हैं. 7,8,925.
दिस इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्ट। अभी टैक्सेबल का बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल। सबसे पहले एम्प्लॉइज contribution in excess of 2.5 lakhs in previous year 21-22, and employees contribution in excess of 2.5 lakhs in previous year 22-23। प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन था, 22-23 में कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन था। 21-22 में सर एक्सेस कंट्रीब्यूशन था 2 लाख का, इधर आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 1 लाख का। यस, ये है 2 लाख और इधर है 1 लाख। चलो बराबर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एबव, ये जो भी फिगर आपने लिखा इनके ऊपर क्या अर्लियर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट एक्री हो रखा है? बिल्कुल सर, ये जो 2 लाख वाला फिगर है ना, इसके ऊपर अर्लियर प्रीवियस ईयर में एक इंटरेस्ट एक्री हुआ था। कितना एक्री हुआ था सर? वो था आपका 16,000। सर इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट एक्री होगा करंट प्रीवियस ईयर में। बिल्कुल सर, वो भी आपका टैक्सेबल वाले ग्रुप में ही आएगा। लिखो इसको 16,000। अब टोटलिंग करो, टोटल हो गया ये आपका 3,16,000 और इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा एट द रेट 8%, इट विल बी टैक्सेबल into 8%, 25280, and this interest is taxable. This interest is taxable। ऊपर वाला जो इंटरेस्ट था ये आ गया, ये जो इंटरेस्ट था this interest was exempt। I hope the calculation is clear to you। भाई देख लो एक बार हो क्या रहा है। बस अगर आप ये याद रख लो ना, ये याद रख लो ना, आपका काम बन जाएगा। अगर आप ये वाला पार्ट समझ लिए हो, आपका काम बन जाने वाला है। इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट एंड इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल। सर एग्जेम्प्ट वाले पार्ट में क्या आएगा? सबसे पहले तो फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है, फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2021, आप वो ले लो बराबर। वनम सिंह, फंड का क्लोजिंग बैलेंस मैं सिर्फ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रीव हो रखा है अप टू 31 मार्च 2021 में सिर्फ उसका बात कर रहा हूँ। ओके, फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2021, क्योंकि अप टू दिस डेट दैट सेकंड प्रोविजन वाज नॉट एप्लीकेबल, सो ये डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ले लो। जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है विद इन द लिमिट ऑफ 2.5 lakhs इन प्रीवियस ईयर 21-22 और ऑनवर्ड्स वो जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन एबव, अर्लियर प्रीवियस ईयर में इन फिगर के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट एक्री हो रखा है वो जाएगा। अब इन सब के ऊपर करेंट प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा वो एग्जेम्प्ट रहने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑन विच इंटरेस्ट एक्रीड इज टैक्सेबल। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर 21-22 और ऑनवर्ड्स, प्रीवियस ईयर 21-22 और ऑनवर्ड्स में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2,50,000, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 lakhs, वो फिगर ले लो। एंड इसके ऊपर अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट एक्री हुआ है, अर्लियर प्रीवियस ईयर में इस फिगर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट एक्री हुआ है उसको ले लो। अब इनके ऊपर करेंट प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट एक्री होगा दैट पार्ट विल बी टैक्सेबल। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू। विद दिस हम ये वाले वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।